नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा सामने आया है। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग का इंतजार है। अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिस को मुंबई में अब तक जांच की अनुमति नहीं मिली है। बिहार पुलिस से अब तक बड़े अधिकारियों की मुलाकात नहीं हो सकी है। कांस्टेबल लेवल के पुलिस कर्मियों से ही मुलाकात हुई है। आधिकारिक इजाजत के बाद ही जांच आगे बढ़ पाएगी। मुंबई पुलिस से सपोर्ट मिलेगा तो बताएंगे। बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया है तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ सकी है, मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि जब तक कमिश्नरेट ऑफिस से इस बात की परमिशन जो है स्थानीय डीसीपी को नहीं आ पाएगी तब तक जो है कोई सहयोग नहीं मिल पाएगा। और उसी तरह का हो भी रहा है कि कई घंटों से जो है पटना की टीम जो है अंधेरी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बैठी हुई है। वहां पर सिर्फ कांस्टेबल उन्हें मिले हैं, कोई भी उच्च अधिकारी जो है वहां पे उनसे मुलाकात जो है उनकी नहीं हो पाई है। और जब हमने बिहार की जांच टीम से बात की, उनके सदस्य ने बताया कि सपोर्ट मिलेगा तो बताएंगे। सिर्फ अभी तक कांस्टेबल ही जो है मिल पाए हैं, कोई अधिकारी नहीं मिल पाया है। तो अभी तक जो है उनको जांच में सहयोग की जो है बहुत अपेक्षा है मुंबई पुलिस से, क्योंकि आधा दिन बीत गया लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से बिहार पुलिस को मुंबई में जांच की अनुमति नहीं मिली है। किस बात का इंतजार हो रहा है? मुझे लग रहा है शायद उच्च अधिकारियों ने अभी तक जो है अपने निचले अधिकारियों को निर्देश नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया निर्देश ये तो उच्च अधिकारी ही जान पाएंगे। लेकिन एक अभी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बिहार पुलिस ने अभी अंधेरी क्राइम ब्रांच के बाहर कही है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली करेंगे, यानी हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करेंगे और जिसकी जरूरत पड़ेगी उस आदमी से पूछताछ की जाएगी और जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट जो है हमें प्रोवाइड मुंबई पुलिस कराएगी। यानी ये अपनी जांच जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं। दखल मुंबई पुलिस का नहीं चाहते हैं, सिर्फ सहयोग चाहते हैं कि जो पिछली जांचें हुई है उसकी जो डेटा है उसको शेयर किया जाए। लेकिन जांच ये अपने तरीके से ही करेंगे। बिल्कुल अपने तरीके से जांच करेंगे, लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा है अभी तक तो मुंबई पुलिस का। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। और देखने वाली बात यही होगी कि कितना इंतजार और बिहार पुलिस को करना पड़ता है। अधिकारियों की अनुमति कब मिल पाती है, कब जांच आगे बढ़ पाती है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि बिहार पुलिस को अभी तक मुंबई पुलिस से सहयोग का इंतजार ही है, सहयोग नहीं मिला है। मुंबई में अब तक जांच की अनुमति नहीं मिल पाई है पटना पुलिस को और बड़े अधिकारियों से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि कांस्टेबल लेवल के पुलिस कर्मियों से मुलाकात हुई है। इधर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ आने के बाद जो नाम चर्चा में है वो है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का। रिया कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई और सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज करवाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 28 साल की रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड की एक स्ट्रगल एक्ट्रेस, जिसे 14 जून 2020 तक शायद ही कोई जानता था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया अचानक चर्चा में आ गई। सवाल उठे कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के सुसाइड के कुछ दिनों पहले सुशांत का घर क्यों छोड़ा। 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज करा दिया और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा दिया। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती पहले भी थी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ भी की लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई। इसी बीच 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ट्वीट किया। लिखा, आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके अकस्मात निधन को 1 महीने बीत गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय के हित में मैं हाथ जोड़कर इस मामले में आपसे सीबीआई जांच का अनुरोध करती हूँ। मैं बस यह समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या प्रेशर था जिसके चलते सुशांत ने यह कदम उठाया। 16 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की और 25 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। सवाल है कि क्या ट्वीट के जरिए ध्यान भटका रही थी रिया चक्रवर्ती? क्या रिया को अपने खिलाफ एफआईआर का अंदेशा पहले से था? सहानुभूति पाने के लिए रिया ने किया ट्वीट। रिया के ट्वीट का सच चाहे जो भी हो, रिया पर सुशांत के पिता के आरोप काफी गंभीर हैं।
सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत की मुलाकात रिया से साल 2019 में हुई थी। उस समय तक सुशांत किसी तरह की मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि रिया से मिलने के बाद सुशांत मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था। सुशांत के परिवार ने पूछा है कि अगर सुशांत का मानसिक बीमारी को लेकर इलाज चल रहा था तो इस बारे में उसके परिवार वालों से कंसेंट क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा रिया पर यह भी आरोप है कि वो सुशांत को ट्रीटमेंट के दौरान अपने घर ले गई थी और उसे ओवरडोज दिया गया था, लेकिन रिया ने इस मामले में कहा था कि सुशांत को डेंगू है। अब सवाल है कि रिया के संपर्क में आने के बाद ही समस्या क्यों खड़ी हुई। क्या रिया ने दिया था सुशांत को दवाई का ओवरडोज? क्या सुशांत को फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी रिया? क्या रिया ने सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ को हटा दिया था? क्या रिया ने जानबूझकर सुशांत का मोबाइल नंबर बदलवाया? इससे भी बड़ा सवाल है कि कुछ ही महीने में सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? किन किन लोगों के खाते में भेजे गए रुपए? और अगर ये साजिश है तो इस साजिश में और कौन कौन शामिल हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तमाम वो सवाल थे जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एचआरडी का नाम बदल गया है। जी हां, एचआरडी का नाम बदल गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एचआरडी ने ही नाम बदलने का सुझाव दिया था। कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई और इसी में ये बात भी सामने आई कि एचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं बिहार की बाढ़ की। जहां बाढ़ से बिहार बेचैन है। 15 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और लाखों लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं। राहत का इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सड़क पर रह रहे बाढ़ प्रभावितों का दिन जहां डरावना है, वहीं रातें बेचैन हैं। लाखों लोग हुए बेघर। सड़क पर मौत का डर। खो रहे हैं अपने। रात को आते डरावने सपने। राहत के लिए जारी है इंतजार। 15 लाख से ज्यादा हैं लाचार। कब आएगी बारी? पूछ रही जनता बेचारी। 25,000 आबादी का गांव है, मोहल्ला है। 25 किलो एक टाइम में चावल मिलता है। यहाँ गैस खत्म हो जाता है, वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, परसों रात में हम लोग भूखे सोए। ठीक है, पानी का सुविधा नहीं है। सब्र का बांध देने लगा जवाब। लोग रोड पर आ गया हुआ है, लेकिन 4 दिन से आंदोलन करने के बाद भी कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है गरीबों को। वादों का मांगा जा रहा हिसाब। अब मत तड़पाओ, बचाओ। डरावना दिन, बेचैन रात। तो बिहार की जनता का कुछ यही हाल है। दिन डरावनी है, रातें बेचैन हैं। सबसे पहले बात दरभंगा की करते हैं, जहां सबसे बुरा हाल है। यहां पर बिरौल ब्लॉक का एक जमींदारी बांध टूट गया है। जमींदारी बांध टूटने से पड़री पंचायत के गांव में पानी भर गया है। एहतियात के तौर पर निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। अभी तक राहत और बचाव के लिए जिला प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने है। जमींदारी बांध
टूटने की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमींदारी बांध एक बार फिर से टूटा है दरभंगा में। दरभंगा के बिरौल ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये बांध टूटा है। जमींदारी बांध टूटने की वजह से परेरी पंचायत के जितने भी गांव हैं सभी गांव जलमग्न हो गए हैं। एहतियात के तौर पर जो निचले इलाके के लोग हैं जहां पर पानी भर गया है, अब ऊंची जगहों की ओर जा रहे हैं। किसी तरह से जान माल बचाने की कोशिश हो रही है। अभी तक राहत और बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। उधर गोपालगंज के लोगों को कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बरौली और बैकुंठपुर प्रखंड में पानी भर गया है। कई घर बाढ़ में बर्बाद हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों की शिकायत है कि अब तक उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। यहां के लोगों के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। ये देवापुर वार्ड नंबर 3 है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यही वो जगह है जहां पर कि सारण बांध टूटा था 23 जुलाई को और आज 6-7 दिन हो गए हैं। और जो गांव वाले हैं उनका दर्द है कि न तो कोई सरकारी कर्मचारी मिलने के लिए आया, ना अब तक इन्हें कोई राहत मिला है। सबसे बड़ी बात है कि जहां एक तरफ दावा किया जा रहा है कि गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, लोगों को राहत शिविर बनाए गए हैं, कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 में जो लोगों का दर्द है वो उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और हम लोग खुद एक छोटी सी डेंगी से इनकी परेशानी देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम बात करते हैं यहाँ से। ये लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या परेशानी है। चेतन जी, आप लोग कितने दिन से बाढ़ में डूबे हुए? 5 दिन हो गया सर। आज की डेट में हम लोग को खाने पीने का जो था वो खा पी लिए, लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं है कि हम लोग खाएंगे या रहेंगे। तिरपाल तक नहीं मिला है। तो आप लोग फोन किए अपने जनप्रतिनिधि को, अधिकारी को? हम वार्ड के पास किए, मुखिया के पास किए, मंजीत सिंह भी जानते हैं ये बात। रोड पर हर कुछ वहाँ बंटवा देते हैं, लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं आता है। लेकिन गांव में अंदर कोई नहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ नहीं है जहाँ मेरा घर है। तो इस वार्ड नंबर 3 में कितने लोग, कितने परिवार हैं जो फंसे हुए? यहाँ पर हम लोग 20 घर हैं, 7 घर भुंजार हैं और बाकी हम लोग दुसाद और कुर्मी है। तो आप लोग कैसे खा रहे हैं जब बाढ़ आया तो? और बाढ़ आया तो जो राशन था, चावल गेहूं आटा खाए, अब खत्म हो गया तो मार्केट से खरीद के लाते हैं गर्दन भर पानी में जा करके। एक डेंगे भी नहीं मिला है। जब पूछते हैं तो आंसू आता है कि अगर इस समय कोई अफसर। देखिए, ये गांव वाले हैं और इनके आंखों से इनका आंसू, इनके दर्द आप महसूस कर सकते हैं कि कितना इनके अंदर इस बात का मलाल है कि न तो इन्हें कोई सामग्री मिली और न ही कोई आश्वासन देने के लिए पहुंचा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो 5 दिनों से पानी के बीच है लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची है। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से पूरे इलाके में पानी फैल रहा है। इस वजह से लोगों ने सड़क जाम कर बांध की मरम्मती की मांग भी शुरू कर दी है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बाद अब इलाके में पानी फैलने लगा है और हम अभी मौजूद हैं एसकेएमसीएच के बगल में जो विजयी छपरा इलाका है, जहां जो पुरानी बांध है, रिंग बांध बताया जाता है, वो टूटा है और इलाके में अब तेजी से पानी फैलने लगा है। और इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सड़कों पे आए हैं। जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड है उसे लोगों ने जाम किया। क्यों सड़क जाम क्यों किया? ये जाम किया गया है जो पानी का दबाव काफ़ी रोड पर जो बढ़ गया है, तो अगर बड़ी गाड़ी चलती है तो ये रोड टूटने का डर है, जिससे कम से कम 10 से 20 गांव यहाँ ग्रसित हो जाएगा। और बगल में एसकेएमसीएच है, इसमें काफ़ी पेशेंट भरा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी होगा। अभी डिमांड है कि ये कल बांध टूटा है शाम में और ये एक बांध टूट गया है, दूसरा का बांध पर काफ़ी दबाव पड़ने लगा है। पानी का जो रेशियो है वो बढ़ने के क्रम में है। विजयी छपरा इलाके में जो पुरानी बांध है वो टूटी है और जो दूसरा बांध है उस पर भी दबाव है, साथ ही साथ जो मुख्य हाईवे है उस पर भी दबाव है। तो लोगों का अब डिमांड है कि एसकेएमसीएच में पहले ही कोविड के कई पेशेंट भर्ती हैं, इलाजरत हैं, और ऐसे में हाईवे को भी ये पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसमें प्रशासन तत्काल एक्टिव हो और बांधों की सुरक्षा के साथ साथ ही जो परिवहन की समस्या हो सकती है इलाके में, उसको दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इस बीच सुशांत केस से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको दें। सुशांत केस में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये बैठक बुलाई है।
पुलिस अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे बैठक होगी। हालांकि सीबीआई जांच की बात पर सवाल टाल गए हैं अनिल देशमुख। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुशांत केस में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों के साथ शाम 5 बजे ये बैठक करेंगे। सीबीआई जांच की बात पर जब सवाल पूछा गया तो जवाब नहीं दिया है उन्होंने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पटना पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है जांच आगे बढ़ाने में। अभी खबर ये कि पुलिस अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बैठक करेंगे 5 बजे। अमित राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, शाम 5 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सुशांत केस से जुड़ी बात को लेकर बैठक करेंगे, लेकिन क्या होगा इस बैठक में? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से मुंबई पुलिस पे लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है, चाहे राजनीतिक दबाव हो चाहे परिवार का दबाव हो, और जिस तरह से पटना पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और पटना पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि किसी भी बड़े अधिकारी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ कांस्टेबल लेवल के लोग मिल रहे हैं। अभी तक हमारी जांच जो है सही दिशा में शुरू भी नहीं हुई है और जांच करने की अनुमति भी जो है मुंबई पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस से उठ रहे हैं और गृह मंत्री से जब इन सारे सवालों का जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि शाम को 5 बजे जो है सारे अधिकारियों की बैठक होगी। हालांकि अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या सीबीआई जांच की मांग पे आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने नो कमेंट कहकर वो आगे चलते दिखे। तो आज शाम को 5 बजे बैठक है जिसमें गृह मंत्री रहेंगे, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह रहेंगे, स्थानीय डीसीपी जो है उस जोन के अभिषेक त्रिमुखे वो रहेंगे, स्थानीय जो एडिशनल सीपी है मनोज वो रहेंगे उसमें, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहेंगे कि आखिरकार इस पूरी जांच में क्या हुआ, क्या जांच पड़ताल में निकला, क्या इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पटना पुलिस जो आई है आपने क्या क्या पटना पुलिस से साझा किया, और पटना पुलिस जो आरोप लगा रही है कि आप लोग उनको जो है समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो है शाम को 5 बजे जो है चर्चा होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या का, तब से लेके पहली बार ऐसा है कि गृह मंत्री इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल, तो अमित ये कहा जा सकता है कि हमने इस मसले को जिस तरह से उठाया है उसका असर मुंबई तक पहुंचा है और आज ये बैठक होने जा रही है और हम उम्मीद करें कि इस बैठक से कुछ तो जरूर निकलकर सामने आएगा जो जांच को आगे बढ़ा पाएगा। देखिए पिछले कुछ बयानों को देखे अनिल देशमुख ने ही कहा था कि जिस तरह से नेपोटिज्म का और भाई भतीजावाद का और गुटबाजी का जो आरोप लगा है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे, तो हर किसी से पूछताछ होगी। जैसे ही इनका बयान आता उसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हो जाती है। यही अनिल देशमुख ने ये भी बयान दिया था कि करण जौहर के टीम से और जरूरत पड़ी तो करण जौहर से और जो दूसरे लोग हैं महेश भट्ट से उनसे पूछताछ होगी, और इनके बयान के बाद ही जो है पूछताछ इन लोगों की भी होती है। तो जिस तरह से अनिल देशमुख बार बार जो चीजें कह रहे हैं उसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ रही है, निश्चित रूप से बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या कुछ 5 बजे की बैठक के बाद सामने आता है। अब अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं पुलिस अधिकारियों का, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला पहुंचने वाला है रफाल का ये 5 विमान, लड़ाकू विमान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। रफाल भारत पहुंच रहा है। हम आपको बता दें आज ही वो दिन जब अंबाला में ये 5 विमान पहुंच रहे हैं, और हम आपको बता दें कि इंतजार दरअसल इसी बात का किया जा रहा था। रफाल को लेकर काफी वक्त से कहा जा रहा था कि कब भारत आएगा। आखिरकार फ्रांस से वो रवाना हुआ और आज जो है पहुंच रहा है भारत। 5 रफाल के पीछे 2 सुखोई विमान भी है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं अंबाला एयरबेस पर रफाल विमान की लैंडिंग शुरू हो चुकी है। लैंडिंग के लिए अंबाला में मौसम पूरी तरह से साफ है। खबर आ रही थी कि मौसम कुछ वहां पर खराब है, अगर मौसम में खराबी होती तो शायद दूसरी जगह उसकी लैंडिंग कराई जाती। राजस्थान में इसके लिए पूरी व्यवस्था भी कर ली गई थी, लेकिन मौसम पूरी तरह से अंबाला का साफ है और यहां पर लैंडिंग हो रही है रफाल के विमानों की। साथ में है 2 सुखोई विमान जिनकी लैंडिंग आज हो रही है। हम आपको बता दें ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रफाल विमान की लैंडिंग होने वाली है अंबाला एयरबेस पर, और इसके लिए अंबाला का मौसम
पूरी तरह से साफ। राफेल विमान की पहली तस्वीर आपके सामने। भारतीय सीमा में ये 5 विमान प्रवेश कर चुके हैं और ये पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एक लाइन में ये राफेल विमान, इस विमान की खासियत की अगर हम बात करें तो युद्ध मारक क्षमता 150 किलोमीटर की स्कैल्प मिसाइल से भी लैस है ये विमान और इंतजार इसी बात का था कि कब ये भारत पहुंचेगा। अब ये भारत में लैंड करने वाला है, अंबाला में लैंड करने वाला है। तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर राफेल विमान की हम आपको दिखा रहे हैं। खासियत से भरा हुआ ये विमान 5 विमान है जो कि पहले बार में भेजा गया है फ्रांस से। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने। भारत में लैंडिंग होती हुई हम आपको बता दें, पहली खेप में कुल 5 राफेल विमान हैं जो भारत में लैंड करेंगे। भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा। ये राफेल विमान से सुसज्जित ये पहला स्क्वाड्रन है। हम आपको बता दें देश में राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में ही तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें आपके सामने। भारत तक पहुंचने के लिए राफेल ने 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब लैंडिंग होने वाली है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इस बीच किया गया है। अबू धाबी में एक स्टॉप लेकर अब ये भारत पहुंचने वाला है। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में भारत को सौंपा गया था राफेल और आज भारत में लैंडिंग हो रही है। अंबाला में लैंडिंग हो रही है, एयरबेस में इसकी लैंडिंग हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी हमने तब दिखाई थी जब उन्होंने ये लिया था हैंडओवर। 10 एयरक्राफ्ट तयशुदा समय के हिसाब से तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें से 5 आज लैंड कर रहे हैं भारत की धरती पर अंबाला एयरबेस पर। 5 एयरक्राफ्ट को ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में फिलहाल रखा गया है, जबकि 5 को भारत भेजा जा रहा है। और इन 5 विमानों की तस्वीर आपके सामने है। राफेल की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का बाहुबली भारत की धरती पर उतरने के लिए तैयार है। राफेल की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये 5 विमान जो फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत की धरती पर लैंड करने वाले हैं। पूरा भारत इसके स्वागत को तैयार है, इस पल का इंतजार कर रहा था। और ये तस्वीरें जो कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद की तस्वीरें सामने आई है।